Good morning, students. I, Miss Dikti, will teach you subject English compulsory from 9 to 12th class. Welcome to online classes. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहता है। पेपर पैटर्न में सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज, सीन पैसेज और नोट्स मेकिंग। ये नोट्स मेकिंग 12th क्लास के लिए है। सीन और अनसीन पैसेज आते हैं। सेकेंड सेक्शन है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है जहां पर आप अपने सेंटेंसेस को खुद फ्रेम कर सकते हैं, अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें आते हैं लेटर्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स, डायलॉग्स, स्टोरीज, आर्टिकल्स, रिपोर्ट, स्पीच एंड टास्क में आते हैं इवेंट्स, इंसिडेंट्स, प्रोसेस, एसेज एटसेट्रा। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये विजुअल भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। विजुअल में पिक्चर्स दे दी जाएगी, जैसे शॉर्ट पैराग्राफ्स में पिक्चर्स दे दी जाती है, या फिर स्टोरीज में पिक्चर दे दी जाएगी। और इसी तरह से स्पीच राइटिंग है, कोई पिक्चर दे दी जाएगी और उसको देखते हुए आपको लिखना होता है। तो इस तरह से ये विजुअल और वर्बल दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन जो है वो स्टार्टिंग होता है द सेंटेंस से। द सेंटेंस मतलब वाक्य से, और इसमें फुल ग्रामर। स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं कि वो जो लेटर राइटिंग है, स्टोरीज है, उसको भी ग्रामर समझ लेते हैं। ग्रामर एक्चुअली जो है वो है रूल्स पर बेस्ड। इसमें रूल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है, और रूल्स के बेस पर जो सेंटेंस है इससे स्टार्ट होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको जितने देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और इसको पूरा डिटेल में ही पढ़ना ये ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडर्स। अब आपके हमेशा देखिएगा 9 to 12 क्लास तक आपके दो तरह की बुक्स चलती है। एक तो प्रोज होता है और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। दो बुक्स चल रही है आपकी। अब प्रोज सेक्शन जो होता है वो थोड़ा डिटेल स्टडीज के पर्पज से किया जाता है। डिटेल स्टडी से मतलब जब हम प्रोज पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम पैसेजेस को अटेंड करना सीखते हैं, इसमें हम कंपोज करना सीखते हैं, और इसमें हमें ग्रामर सेक्शन के बारे में पता चलता है। इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। और ये जो टेक्स्ट बुक है इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें पोइट्री होती है। पोइट्री जो होती है इसके अंदर पोएम्स भी होती है और उसको इंटरप्रेट करना होता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आता है, और इसमें से स्टेंजास आते हैं, और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आपको सेलेक्ट करके लिखने होते हैं। और जो सेकंड बुक चलती है वो आपकी चलती है सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री बुक्स का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि इसमें आपको सिर्फ स्टोरीज दी जाती हैं। उस स्टोरीज को एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है, और उसमें से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये पैटर्न है आपका 9 to 12 क्लास का। और ये जो पैटर्न है इसमें सभी तरह के ये जो 4 सेक्शन है इसको हम एक एक पॉइंट करके कवर अप करेंगे। 9 to 12 क्लास तक जो रीडिंग सेक्शन है उसमें सीन अनसीन पैसेजेस जो है इनका जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, और फॉर्मेट के आधार पर क्लास वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अनसीन पैसेजेस सॉल्व करना बताऊंगी, और जितने भी मैं ये चारों टॉपिक्स लूंगी इसमें राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है, तो इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट 9 to 12 तक सेम रहता है, ओनली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और डिटेल में हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये आपका इंग्लिश कंपलसरी के अंदर ये टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे। और ग्रामर सेक्शन जो है वो 9 से लेके 11th क्लास तक कुछ टॉपिक सेम है, और उन्हीं टॉपिक्स को हम फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं अनसीन पैसेज से। अनसीन पैसेज जो है 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है फैक्चुअल पैसेज, सेकंड इज डिस्कर्सिव पैसेज, एंड थर्ड वन इज लिटरेरी पैसेजेस। अब जो फैक्चुअल पैसेजेस और लिटरेरी पैसेजेस है ये 9th, 10th और 11th में सेम है, और 12th के अंदर ये डिस्कर्सिव पैसेज और ऐड हो गए हैं। अब पता करते हैं कि
कि फैक्चुअल पैसेजेस क्या होते हैं। ये जो फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं ये तथ्य पर आधारित होते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए हुए होते हैं, किसी चीज का विवरण दिया होता है, डिस्क्रिप्शंस दिए होते हैं या रिपोर्ट्स हो सकती है। अब ये तीनों पॉइंट्स को कवर अप करते हुए ये जो इंस्ट्रक्शंस है, डिस्क्रिप्शंस है, रिपोर्ट्स है, इसमें जो टॉपिक्स कवर अप होते हैं किसी भी विषय पर हो सकते हैं, किसी भी शीर्षक पर हो सकते हैं, किसी भी प्रक्रिया प्रोसेस पर हो सकते हैं, एक्शन पर हो सकते हैं, और इंसिडेंट दुर्घटना घटना पर हो सकते हैं, न्यूज़पेपर का पार्ट हो सकता है, मैगजीन का पार्ट हो सकता है। तो ये जो तीन तरह के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर किसी भी पार्ट का कोई अंश जो है, जैसे टॉपिक है, सब्जेक्ट है, प्रोसेस है, इसका कोई भी अंश जो है, पार्ट जो है, वो इसके अंदर दिया जा सकता है। और जो सेकंड तरीका है डिस्कर्सिव पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है वो किसी बिंदु पर, किसी मुद्दे पर होता है, और ये जो बिंदु होते हैं या मुद्दे होते हैं इसको प्रमाणित करने के लिए जो पॉइंट्स यूज किए जाते हैं वो है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव यानी तर्क वाले, पर्सुएसिव मींस आश्वस्त करने वाले, जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये जो पैसेज है ये हमें अपनी बात से सहमत करता है। और तीसरा होता है इंटरप्रेटेटिव। इंटरप्रेटेटिव का मतलब होता है व्याख्या करने वाले। तो ये डिस्कर्सिव पैसेजेस के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड तरह का जो है वो है लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज जो होते हैं वो किसी फिक्शंस मतलब स्टोरीज बेस पर हो सकते हैं, ड्रामा का कोई पार्ट हो सकता है, पोएट्री बेस हो सकता है, एसेज आ सकते हैं, और बायोग्राफी यानी किसी की जीवनी का अंश हो सकता है। अब ये पूरे के पूरे भी हो सकते हैं या इसका कुछ पार्ट भी हो सकता है। तो ये जो अनसीन पैसेज है ये इन तीन तरह के जो फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और लिटरेरी पैसेजेस होते हैं इन्हीं के आधार पर बेस्ड होते हैं। और इनका जो वर्ड लिमिट है वो अलग अलग क्लासेस का अलग अलग है। 300 से स्टार्ट होता है और 700 to 900 तक जाता है 12th क्लास तक। तो अभी हम इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस। और ये जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस हम सॉल्व करेंगे इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर अप करेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और ये जो फॉर्मेट मैं बताऊंगी ये तीनों 9 to 12 क्लासेस के लिए सेम रहेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखने के लिए जो हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो है सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मीन्स समझना। जो भी पैसेज में दिया गया है उसको एक रीडिंग लगा लेंगे और रीडिंग लगाने के बाद उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि वह जो पैसेज है उसकी विषय वस्तु क्या है। इसके बाद क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है। जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा कि आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप वो क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है पैसेज को वापस से अच्छी तरह से पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चंस में पूछे गए आंसर्स है उनको भी अंडरलाइन करते जाना है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो हमें लाइन पढ़ते ही ध्यान आ जाएगा कि जो क्वेश्चंस है वो इस लाइन में से पूछा गया है। फोर्थ है पैसेज में या क्वेश्चंस में कुछ कठिन शब्द आ सकते हैं जिसका अर्थ आपको नहीं आता हो। तो हो सकता है कि कई बार पैसेज में क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं आता है, लेकिन हम उसका जो नियरेस्ट मीनिंग है मतलब उसके आसपास का जो अनुमानित भाव है जो भी निकल रहा है उसके आधार पर उस कठिन शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है क्वेश्चन जिस टेंस में है आंसर भी उसी टेंस में देना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हमें आंसर देना चाहिए। जो आंसर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और करेक्ट इंग्लिश में होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ से
पॉइंट्स बताने से पहले एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगी, पॉइंट बताना चाहूँगी कि इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है वोकेबलरी और लेक्सिकल आइटम्स। जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो रिलेटेड होता है आपके वोकेबलरी से, मतलब एंटोनिम, सिनोनिम्स यानी समानार्थी या विपरीतार्थक शब्द पूछे जा सकते हैं, तो वो लेक्सिकल आइटम्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको इस पार्ट में मिल सकता है, मतलब जो मीनिंग से रिलेटेड है वो इसमें मिल सकता है। और जो 7th पॉइंट है वो है कि जो पैसेज है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिससे स्टार्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर्स देना चाहिए। अब जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे स्टार्ट हो सकता है, जैसे हु का मतलब है कौन, किसने, किन्होंने। तो ये जो है ये हमें व्यक्ति के बारे में सूचना देता है। मतलब यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हु वॉज ही, वह कौन था, या हु वॉज राम, तो ही वॉज अ टीचर यदि पैसेज में दिया गया है तो हमें व्यक्ति के बारे में सूचना देनी है। सेकंड क्वेश्चन है हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संबंध में या स्वामित्व की सूचना हमें इसके अंदर देनी होती है। हुज का मतलब है रिलेशन भी शो करता है कि उससे रिलेशन क्या है किसी चीज से, तो वो आंसर्स हमें कवर अप करना है। नेक्स्ट है हुम का मतलब होता है किससे, किसको, किसके, किसके और किसे। अब ये जो है ये व्यक्ति के विषय में सूचना देता है। हुम का मतलब जो है वो व्यक्ति के विषय में सूचना देनी है। और विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। इसमें व्यक्ति, वस्तु, विचार, प्राणी आदि के बारे में सूचना देनी है। और फिर नेक्स्ट है वॉट का मतलब क्या, कौन सा, कौन सी। ये वस्तु या विचार आदि के बारे में सूचना देते हैं। फिर है वैन यानी कब और किस समय, इसमें हमें समय से रिलेटेड सूचना देनी होती है। और उसके बाद है वेयर मतलब प्लेस से रिलेटेड हमें सूचना देनी है। फिर है वाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो जो है वो हमें रीजन बताने के लिए या कुछ जानने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वाई के जो आंसर्स होते हैं मोस्टली बिकॉज से हम आंसर, बिकॉज के अंदर आंसर दे सकते हैं, क्यों और किस लिए का। फिर नेक्स्ट है हाउ का मतलब होता है कैसे, कितने, कितनी। तो कार्य कैसे हुआ या किस ढंग से हुआ या किस तरीके से हुआ, या उम्र या हालात जानने के लिए भी हम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच का जो मतलब होता है वो होता है कितना या कितनी। अब मात्रा या मूल्य बताने के लिए अब इसमें क्वांटिटी पूछी जाती है हाउ मच, जैसे लीटर्स है, 5 लीटर है, 1 लीटर है, इस तरह से। नेक्स्ट है हाउ मैनी का मतलब कितने और कितनी, ये नंबर्स बताने के लिए, जैसे हाउ मैनी बॉयज वर प्रेजेंट इन दी मीटिंग, तो 5, इस तरह से। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग का मतलब है कब तक और कब से, ये टाइम पीरियड बताने के लिए किया जाता है। हाउ फार यानी कितनी दूर, ये दूरी के लिए बताया जाता है। और हाउ ओल्ड जो है वो कितना बड़ा या कितनी पुरानी, इससे रिलेटेड हो सकता है, ये उम्र से संबंधित सूचना के लिए हो सकता है। और हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार या कब कब, ये बारंबारता की सूचना के लिए होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, जब क्वेश्चंस इनसे स्टार्ट होते हैं तो हमें टू द पॉइंट आंसर देने के लिए हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और इन मीनिंग के आधार पर हम क्वेश्चंस में से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो हमें पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जब हम आंसर्स देते हैं तो आंसर्स को हम किस तरह से आंसर लिखेंगे ये बताया जाता है। अभी तक आपकी क्लासेस में क्या होता था, सिर्फ आपको कहा जाता था कि क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसे लाइन से लाइन मिल गई पैसेज में से तो वो आप लाइन लिख देते थे, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका जो है वो इस तरह से है। पहला है यदि प्रश्न में डज यानी हेल्पिंग वर्ब आई है तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आंसर देना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे और डज को हटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, वेयर डज शी गो एवरी डे, वह हर दिन या प्रत्येक दिन कहाँ जाती है। तो इसका आंसर, क्योंकि जिस टेंस में पूछा गया उसी टेंस में आंसर देना है, तो डज में हटा देंगे और शी के साथ गोज आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, एवरीडे टू हर ऑफिस। अब वेयर क्योंकि प्लेस पूछी है तो देखिए आप इसमें सीधा आंसर है शी गोज एवरीडे टू हर ऑफिस, तो ये जो आंसर है वो टू द पॉइंट है। अब जो
सेकंड पॉइंट है वो है यदि प्रश्न में डज हेल्पिंग वर्ब और नॉट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करें और एस और ईएस न लगाएं और डज न हटाएं। जैसे वाई डज शी नॉट कम रेगुलरली, कि वह रोजाना क्यों नहीं आती थी। शी डज नॉट कम रेगुलरली बिकॉज शी रिमेन्स इल। अब क्वेश्चन किससे पूछा, वाई से, तो वाई का आंसर हमें किस में मिल रहा है, बिकॉज से। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में से ले लिया आधा पार्ट और उसका आंसर बिकॉज में दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, यदि प्रश्न में डू सहायक क्रिया आई है, वह प्रश्न का उत्तर एफर्मेटिव सेंटेंस में देना है तो डू को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब पूछा है व्हेन का मतलब क्या हुआ, हमने पीछे पढ़ा था समय से रिलेटेड। व्हेन डू दे लीव फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए कब जाते हैं, तो दे लीव फॉर स्कूल एट 6:30। व्हेन का आंसर हमें किस में मिल रहा है, टाइम के अंदर, तो 6:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रश्न में डू हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में आई है और उत्तर जो है आंसर है नेगेटिव वाक्य में देना है तो डू को सब्जेक्ट के बाद लिखना है और वाक्य में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करना है और एस नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन है व्हाई डू दे नॉट कम हियर डेली। अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो व्हाई में रीजन पूछा है तो दे लिख लिया हमने, दे के बाद डू नॉट कम हियर डेली बिकॉज ऑफ बिजनेस। ये आपको ग्रामेटिकल फॉर्म आपको पता होगा कि जब डू या डज होता है और उसके साथ नॉट यूज होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, यदि प्रश्न में डिड हेल्पिंग वर्ब आई है और आंसर एफर्मेटिव सेंटेंस में देना है तो डिड को हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए हाउ डिड शी गो देयर, अब डिड से मतलब क्या है, पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में आंसर पूछा तो हमें आंसर भी पास्ट टेंस में देना है, तो शी वेंट देयर बाय प्लेन। अब हाउ मतलब साधन से पूछा है कैसे जाती है, तो बाय प्लेन, तो आंसर आया है शी वेंट देयर बाय प्लेन। अब इसमें डिड और गो जो है वो हमने किस में चेंज कर दिया, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रश्न में डिड हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आई है, वह उत्तर नेगेटिव सेंटेंस में देना है तो डिड व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। जैसे व्हाई डिड शी नॉट गो देयर, तो शी डिड नॉट, क्योंकि अब इसमें नॉट आ गया तो हमें डिड का यूज करना है, शी डिड नॉट गो देयर बिकॉज शी वॉज बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई से आरंभ होने वाले प्रश्नों के उत्तर मोस्टली बिकॉज लगाकर या क्लॉजेज में लिखा जाता है, लेकिन कुछ जो आंसर्स होते हैं उसमें टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज भी हो सकता है। जैसे वाई डिड शी मेक अ हेस्ट, उसने इतनी जल्दी क्यों की, तो शी मेड अ हेस्ट टू रीच देयर इन टाइम। तो जो इन्फिनेटिव होते हैं इसमें क्या होता है, जो वर्ब होती है उसके हमेशा पहले टू लगता है, एक तो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं और एक इन्फिनेटिव होता है, तो जो इन्फिनेटिव होते हैं उसमें हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो हम इसको टू में भी आंसर दे सकते हैं और बिकॉज में भी आंसर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रश्न में देयर मध्य भाग यानी मिडिवल पोजीशन में आता है तो उत्तर मोस्टली देयर से ही आरंभ होते हैं। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, अब ये देयर बीच में आया है तो क्वेश्चन भी हम यहाँ से शुरू करेंगे, देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। अब हाउ मेनी पूछा है क्योंकि नंबर से रिलेटेड है तो 800 जो है वो फिगर को शो करता है। यदि प्रश्न में व्हेन क्लॉज हो तो उत्तर देते समय व्हेन क्लॉज को पहले लिखें ताकि सेंस में सटीकता रहे। अब जैसे हमने क्लॉजेस पढ़े हैं तो क्लॉजेस में व्हेन से आंसर शुरू हो गए, तो देखिए कैसे होता है आंसर। व्हेन से क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन यू रीच देयर। क्लॉज क्या होते हैं, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, तो जब व्हेन से शुरू हो रहा है क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन तो हमें व्हेन लगाएंगे और यू को आई में चेंज करेंगे, व्हेन आई रीच्ड देयर ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश। तो इस तरह से जो पैसेजेस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं।
और इनका लिखने का तरीका यही आता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम पैसेजेस लिखते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें एज इट इज़ पैसेज में मिल जाते हैं, हम ऐसा कैसे उतार देते हैं, और नहीं होते हैं तो उनमें हमें जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसका यूज़ करते हुए आंसर्स को ओन वर्ड्स में लिखना चाहिए। तो ये जो पैटर्न है ये आपका 9 से लेकर 12 तक के जो मेन पॉइंट्स है ये कॉमन है। अब मैं आपको जो एग्जांपल्स कराऊंगी 9th के अकॉर्डिंग, 10th, 11th, 12th के अकॉर्डिंग, तो वो अलग अलग आपके क्लासेस के अकॉर्डिंग सेंड कर दिए जाएंगे।